हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का जो सीरीज चला रहे हैं ये बेहद ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगर आप किसी भी प्रकार का शिक्षक भर्ती, सी टेट, MP टेट, CG टेट जैसे अगर एग्ज़ामों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये सीरीज आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस सीरीज में साथियों हम ऐसे टॉपिकों पर बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट, है ना। आपने कई सारा किताब पढ़ा होगा, कई सारे वीडियो भी, ट्यूटोरियल भी देखे होंगे, लेकिन हम इसमें उन्हीं पॉइंटों को पर बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट में अक्सर इम्पोर्टेंट है और एग्जामों पर अक्सर जो है पूछा जाता है ना। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्लास है ना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी, है ना, उसी जो जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से आज इस क्लास से, तीसरा क्लास से हम चालू करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, हमने अभी जो पिछला क्लास था उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमने शिक्षा के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको देखा था। फिर मनोविज्ञान के ऊपर हमने कल का जो वीडियो था उसमें देखे थे, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये मनोविज्ञान से ही है अभी, है ना। अभी हम बाल विकास पर अभी नहीं पहुंचे हैं। इसका जो पूरा जो मेन चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं आज के इस सेशन में। फिर और जो कुछ टॉपिक है और अगर आज छूट जाता है तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमने पहले भी देखा है ना, पहला और दूसरे क्लास में। तो आज के तीसरे क्लास में हम देखेंगे क्या, मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, है ना। मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और मनोविज्ञान की परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको जनरली, है ना, ये तीन जो परिभाषाएं मैंने लिखा है इस पर स्टार मार्क लगा करके, है ना, ये परिभाषा आपको याद होना ही चाहिए। अब ऐसा है कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में जो है कि परिभाषाएं जो है ना, कथन जिसको कहते हैं कि इनके द्वारा, स्किनर के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, ठीक है, विलियम जेम्स के अनुसार, तो ऐसे परिभाषाओं को हम मतलब याद करना ही पड़ता है ना। मतलब कुछ कुछ चीजें में हम ट्रिक लगा सकते हैं, जिसको मैं आने वाला वीडियो में जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा वैसे वैसे मैं ट्रिक के साथ भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको याद रह सके, है ना। क्योंकि थ्योरी हम बहुत ज्यादा देखते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो हमें किन किन टॉपिकों पर, किन किन बातों को हमें एकदम याद रखना है जिससे हमें उससे रिलेट कर सके, ठीक है। तो ये एग्जाम आप देख पाएंगे, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ कि ये एग्जाम आप, जो हमारा सीरीज है, अगर आप इन एग्जामों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये जो सीरीज अभी चल रहा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्किनर के अनुसार देख लेते हैं जो मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं, तो मैंने कहा बहुत सारी हैं, लेकिन आपको मुख्य तीन परिभाषाएं आपको ये मनोविज्ञान के संदर्भ में याद रखना है ना। तो पहला हमारा जो है, देखते हैं स्किनर के अनुसार इन्होंने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, और कई बार सी टेट जैसे एग्जामों में कई बार ये रिपीट भी हुआ है ना। तो आपको इसको याद रखना है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा इसमें, है ना। नोट बना रहे हैं तो अगर नोट बनाना चाहें तो नोट भी बना सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएंगे तो उस पर ये जो है PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो स्किनर के अनुसार क्या देखा हमने, मनोविज्ञान जो है व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये किसका कथन है, तो आपको याद रखना है ये स्किनर का कथन है, ठीक है साथियों। आगे देखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है मनोविज्ञान को लेकर के, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है और सीटेट जैसे एग्जामों में ये भी रिपीट कई बार हुआ है। तो देख लेते हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का विज्ञान है। अगर क्रो एंड क्रो आएगा तो यहाँ पर देखिएगा संबंधों का, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है, ये विज्ञान है। ये किसका कथन है, तो हम इस
जो की है लाइन है ना, इससे हम इसको संबंध बता सकते हैं, है ना। तो क्रो एंड क्रो मतलब इस नाम पर ही दो चीज स्पष्ट होता है, क्रो एंड क्रो मतलब दोनों का आपस में संबंध होगा। तो हम इससे मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अगर जहां पर अगर बात आ जाए तो वहां पर आपको ध्यान में लाना है तत्काल में कि क्रो एंड क्रो का ये कथन है, बेहद इंपॉर्टेंट कथन है ये भी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा वुडवर्थ के अनुसार ये भी इंपॉर्टेंट है ना। वुडवर्थ जी का क्या कहना है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में, है ना, संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का क्या है, विज्ञान है। वुडवर्थ क्या है, क्रियाकलापों, है ना, संपर्क में आने, वातावरण और व्यक्ति के क्या है जो क्रियाकलाप होते हैं, है ना, उसको ये दर्शाता है। अगर जहां पर ये शब्द अगर दिखते हैं और ये मनोविज्ञान से संबंधित अगर परिभाषा आया हुआ है तो हमें जिसको टिक लगाएंगे, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो वुडवर्थ का, ये वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्या है, क्रियाकलापों का क्या है, विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आपको ये एक चीज और है, ये जो टॉपिक अभी हम मनोविज्ञान की जो शाखाएं देखेंगे, है ना, ये जो है अब जैसे ये सारी चीजें जो है ये उनकी शाखा है, मनोविज्ञान की शाखा है ना। इसमें से कई सारी चीज है जो वर्ग 1 के लिए जो तैयारी करता है ना, और जो जैसे रीट वगैरह में ये सब ज्यादा पूछा जाता है। रीट के एग्जाम में हो गया SBBB वाला जो एग्जाम होता है ना, और यूपी जैसे यूपी जो शिक्षक भर्ती होता है वो सब में इसका क्वेश्चन देखा गया है ना। तो हो सकता है कि आने वाला दौर पे जो भी हमारा आगामी एग्जाम हो सकता है टेट से रिलेटेड या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी प्रश्न उठ के आ सकता है ना। तो ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इस टॉपिक से, और सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की शाखाएं क्या क्या है ना। मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो आपको शाखाएं इसमें बहुत सारी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ देखिए, अगर हम पहले शाखा की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान, जो किसकी शाखा है, तो मनोविज्ञान की शाखा है, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे समाज मनोविज्ञान, तीसरा क्या है, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, और चौथा क्या है, विकासात्मक या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ये जितनी यहाँ पर दिख रहे हैं सब किसकी शाखा है, तो मनोविज्ञान की शाखा है। आपको इसको एक बार अपने दिमाग में रख सकते हैं, है। इसमें कई सारी चीजें हैं, जो बाल विकास है, किशोरा, है ना, प्रौढ़ मनोविज्ञान, ये सारी चीजें जो है हम बाल विकास में हम इन 3 चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्योंकि अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 की अगर तैयारी करते हैं, मतलब वर्ग 3 और वर्ग 2 का, तो वर्ग 3 में हमें यहाँ तक के लिए किशोरावस्था तक हमें देखने के लिए मिलता है। फिर किशोरा के बाद से प्रौढ़ मनोविज्ञान जो होता है ये फिर वर्ग 1 में चला जाता है। तो ये जो है हम इसी को बाल विकास कह रहे हैं, है ना, बाल विकास। इसी में हम ये तीनों बाल विकास जो हम अध्ययन करेंगे तो ये तीनों चीज उसी में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखेंगे तो पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। अगला देखेंगे तो समाज सामान्य तथा असामान्य मनोविज्ञान। अगला है परामर्श मनोविज्ञान। अगला देखेंगे तो यहाँ पर औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान और परिणात्मक मनोविज्ञान। ये सभी जो है मनोविज्ञान की मतलब मुख्य क्या है, शाखाएं हैं। ठीक है ना, मनोविज्ञान से इतनी सारी जो है मनोविज्ञान की शाखाएं बनी हुई है। आपको इस चीज को नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि आने वाला टाइम पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम जो है धीरे धीरे अपने समय के हिसाब से बहुत ज्यादा टफ होते जा रहा है, और जो क्वेश्चन बन रहा है ये बहुत ही डिफिकल्ट अब धीरे धीरे होना चालू हो गया है। तो ये सब चीजें क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता है, जैसे सीजी टेट में भी बना है, सी टेट में भी बना है ना, एमपी टेट में भी इससे प्रश्न बना हुआ है। तो ये चीज मतलब इसका जो थ्योरिकल पार्ट है साथियों वो बहुत लंबा चौड़ा है, और हम इतना ज्यादा थ्योरी इसमें पढ़ते हैं लेकिन हमको याद उतना कुछ खास रह नहीं जाता है। ठीक है ना, तो इस वाले टॉपिक में मैं ऐसे ऐसे पॉइंट को लिखा हूं और ऐसे ऐसे पॉइंट पर ही बात करूंगा जो डायरेक्ट मतलब जो एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न उठ करके आया है ना।
तो देख लेते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ जो संप्रदाय है उससे अक्सर प्रश्न बना हुआ है ना, और आगे भी बनने की संभावनाएं हैं इससे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पहला हमारा है संरचनावाद, ठीक है, संरचनावाद इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क में लगा दिया हूं। ये मनोविज्ञान की संप्रदाय है। टोटल अगर हम देखेंगे तो 7 जो है हमारे पास संप्रदाय पढ़ने के लिए हमें मिलता है। किताबों में भी अगर आप देखोगे तो ये 7 संप्रदाय आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, हम जब बुक से पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें थ्योरी बहुत ज्यादा दिया रहता है। उसमें से हम किन चीजों को सेलेक्ट करके याद रखें ये हमें पता नहीं चलता है ना। तो उसी टॉपिक पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आपको क्या क्या चीज एकदम दिमाग में रखना है, और वहीं से प्रश्न डायरेक्ट उठ करके आएगा, है ना। तो आगे देखेंगे हम, पहला है हमारा संरचनावाद है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, प्रकार्यवाद, या इसी को क्या नाम, एक दूसरा नाम बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, कार्यवाद बोला जाता है ना। तीसरा जो है हमारा व्यवहारवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा दिया हूं मैं, व्यवहारवाद, ठीक है। अगला है गेस्टाल्टवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला है 5वां नंबर का हमारा है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। 6वां नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, परियोजनावाद। और 7वां हो जाएगा साहचर्यवाद, ठीक है। लेकिन इसमें से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आपको जहां पर स्टार मार्क लगा होगा, सॉरी इसमें मैं लगाना भूल गया हूं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। पहला हमारा संरचनावाद, दूसरा प्रकार्यवाद, और तीसरा व्यवहार, और चौथा गेस्टाल्टवाद, और 5वां मनोविश्लेषणवाद। ये जो है 5 हमारे ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और इससे हर एग्जाम में एक ना, मान के चलिए अगर सीटेट 2 बार साल में हो रहा है, जुलाई में और दिसंबर में, तो एक ना मतलब साल में एक प्रश्न इससे बनना है, या तो जुलाई वाला सेशन में बने या तो दिसंबर वाले सेशन में। मतलब ये जो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है, इससे एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। तो इसको आपको एकदम ध्यान में रखना है कि नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। हम पहला में देखते हैं, पहला हमारा है संरचनावाद, आगे प्रकारवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद को हम आगे देखेंगे, है ना। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं क्या, संरचनावाद। तो संरचनावाद जो है, इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी संप्रदाय में अगर पूछता है तो पहला तो उसका प्रतिपादक पूछेगा कि स्थापना किसने किया है। जैसे संरचनावाद की जो है संस्थापक कौन है, ठीक है। और इसमें क्या पूछता है, एक तो संस्थापक पूछेगा, संस्थापक के नाम पूछेगा, ठीक है। और एक विधि पूछेगा इससे कि क्या क्या विधि इन्होंने दिया है। और ये जो संरचनावाद है ये किस पर बल देता है। मतलब हम तीन चीजों पर हम पहला बात करेंगे। पहला क्या बात करेंगे, यहां पर लिख रहा हूं मैं, पहला प्रतिपादक, ठीक है। पहला हो जाएगा प्रतिपादक, मतलब कि किसने स्थापना की है। और दूसरा क्या, विधि पे बात करेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट है क्या, इस पर किस पर जोर दे रहा है या फिर बल दे रहा है। सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, यहां पर क्या हो जाएगा, किस पर हम ये बल दे रहा है और या फिर जोर कह सकते हो, ठीक है। जो संप्रदाय वो दे रहा है, वो संप्रदाय किस पर बल दे रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि किस पर वो जोर दे रहा है ना। तो तीन जो हमारा ये मेन चीज, यहीं से प्रश्न हमेशा उठ करके आएगा, ठीक है। ये जो संप्रदाय है इसका थ्योरिकल बहुत ज्यादा है ना। काफी लंबी लंबी लाइनों का ये संप्रदाय दिया हुआ है। अगर आप गूगल पे देखते हैं या फिर बुक वगैरह पे अगर स्टडी करते हैं तो जितनी संप्रदाय मैं बता रहा हूँ, ये संप्रदाय उसमें भी मिलेगा, लेकिन बहुत लंबी लंबी दिया रहता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें हमसे मतलब इसमें से हमने मतलब पढ़े क्या उसमें से, ठीक है ना। तो हम इन 3 टॉपिक पर बात करेंगे मोस्टली, है ना। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसी से क्या है कि प्रश्न हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम पहला देख लेते हैं क्या, संरचनावाद, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया हम 3 टॉपिक मतलब 3 चीजों को लेकर के चलेंगे संप्रदाय के टॉपिक पर। क्या रहेगा, प्रतिपादक,
कौन प्रतिपादक किया है, दूसरा ये जो संप्रदाय है ये किस पर बल दे रहा है या जोर दे रहा है, और इन्होंने कौन कौन सी प्रमुख जो है कि विधियां दी है ना। ये मोस्टली तीन चीजें हैं जो इन्हीं सेक्टर से प्रश्न निकल के आता है ना। तो हम देख लेते हैं पहला संरचनावाद, हमारा संरचनावाद है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर प्रतिपादक लिखा हूं मैं, ठीक है ना। प्रतिपादक कौन है इसके, तो आपको इसमें बस मेन चीजें हैं जो प्रतिपादक का आपको नाम याद रखना है, किस पर जोर दिया उसको याद रखना है, ठीक ना, और ये कौन कौन सी विधि दिए हैं। ये तीन चीज अगर आप कर लेते हैं तो इस टॉपिक से एक नंबर फिक्स है, आना ही रहता है, तो आपका ये नंबर जो है जाएगा नहीं, ठीक ना। तो अगर संरचनावाद की अगर हम बात करें तो संरचनावाद का प्रतिपादक का नाम क्या है ना, मतलब देने वाले कौन थे, इस संरचनावाद को देने वाला कौन था, तो हमारा विलियम हुंट, पहला विलियम हुंट और दूसरा क्या है, टिचनर। आपको दो नाम याद रखना है, संरचनावाद को देने वाले कौन कौन व्यक्ति थे, तो पहला है हमारा विलियम हुंट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा टिचनर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसे अगर सीटेट की बात करें, एमपीटेट देना है अगर आपको, है ना, सीटेट देना हो तो उतना मतलब थ्योरिकल ठीक है, आप पढ़ाई करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है ना, क्योंकि ये चीज जो है आपसे मिस अगर हो गया तो क्वेश्चन ज्यादा अंदर डीप से ही इन्हीं सब से निकल करके पूछा जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इन्होंने जो है इस संरचनावाद में जो विधि कौन कौन से इसके मुख्य विधि है ना, तो इन्होंने सबसे ये वाला जो पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये हाईलाइट मैं कर रहा हूं, है ना। अगर संरचनावाद से अगर प्रश्न बनता है, अगर विधि आता है, तो आपको ये चीज याद रखना है कि विलियम हुंट ने और टिचनर ने संरचनावाद के अनुसार जो मनोविज्ञान की प्रमुख जो है ना, तो ये किसके कौन सी विधि का प्रतिपादन, मतलब कौन सी विधि को दिए हैं, तो अंतः निरीक्षण विधि आपको याद रखना है। अंतः निरीक्षण विधि जो है संरचनावाद के तहत कौन दिया, तो विलियम हुंट और टिचनर ने दिया है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बनेगा कि संरचनावाद का जो प्रमुख विधि है ना कौन सा है, तो आपको याद रहेगा, तब आप लगा पाएंगे अंतः निरीक्षण विधि। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विलियम हुंट और टिचनर ने संरचनावाद के अनुसार कौन सी विधि को प्राथमिकता दी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा वहां पर, अंतः निरीक्षण विधि, ठीक है साथियों। आगे चलें, और इसी में एक चीज और है, आपको ये भी याद रखना है कि संरचनावाद के अनुसार जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना है। इन्होंने और किस पर जोर दिया है, चेतना पर जोर दिया है, ठीक है ना। चेतना है, और चेतना को कितने तत्व में बांटा है, तो चेतना को इन्होंने तीन मुख्य तत्व में बताया है। कौन कौन सा, तो संवेदना, भाव और प्रतीक, या फिर हम इसे प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये एकदम स्टार मार्क है तीनों प्रश्न, ये तीनों प्रश्न एक ना अगर एग्जाम पे पूछा जाता है, ठीक ना। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आपको संरचनावाद में क्या क्या याद रखना है, तो मैंने बता दिया, पहला विलियम हुंट, टिचनर प्रतिपादक है, इसके संस्थापक कह सकते हो, प्रतिपादक कह सकते हो, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। विधि में क्या क्या दिया है, तो जो संरचनावाद के अनुसार इन्होंने प्रमुख विधि को किसको माना है, तो अंतः निरीक्षण विधि को माना है, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। और एक तीसरा है, संरचनावाद के अनुसार अगर विषय वस्तु, ठीक है ना, ये विषय वस्तु भी इंपॉर्टेंट है, विषय वस्तु, तो विषय वस्तु कौन है, हमारा चेतना है, ठीक है, किसके अनुसार, संरचनावाद के अनुसार। देने वाले कौन है, तो विलियम हुंट है और टिचनर है, ठीक है। और संरचनावाद के अनुसार अगर विषय वस्तु की अगर बात करते हैं, तो हमें दिमाग में हमारा तत्काल आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए कि चेतना है, ठीक है। और चेतना अगर दे भी रहा है तो उसमें से ये भी इसका दे सकता है कि कौन कौन सी चेतना है, तो आपको याद रखना है संवेदना, भाव, प्रतीक या फिर प्रतिबिंब। आपको संरचनावाद में इन सारी चीजों को याद रखना है। आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो, है ना, अगर थ्योरी ध्यान से निकल भी जा रहा है, तो अगर ये तीन चीजों को अगर आपने कवर किया है, तो आपका जो है प्रश्न मतलब कहीं नहीं जाएगा, अगर संरचनावाद से प्रश्न बनता है तो, ठीक है। आगे चलें, आगे देखेंगे, तो अगला हमारा जो है दूसरा प्रकार्यवाद, या इसी को हम क्या कहते हैं, कार्यवाद, ठीक है। प्रकार्यवाद या फिर इसी का दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, कार्यवाद बोल लीजिए या प्रकार्यवाद बोल लीजिए, दोनों सेम ही है ना, चाहे ये बोल सकते हैं चाहे फिर कार्यवाद भी बोल सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें देखिएगा, इसमें जो इस संरचना प्रकार्यवाद का जो है संप्रदाय,
इसमें आपको मोस्टली 2 ही 3 चीजें जो है आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने इस पर लिखा हुआ है आपको क्या क्या याद रखना है और कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उस तरीकों को भी मैं अभी बताऊंगा कि कैसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो हमने पहले ही बात किया था किन किन टॉपिक पर बात करेंगे हम, प्रतिपादक पर, है ना, देने वाले कौन कौन थे, ठीक है, बल मतलब किस पर इन्होंने जोर दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट है प्रकार्यवाद, या इसी का दूसरा नाम क्या है, कार्यवाद है, ठीक है। तो प्रतिपादक जो है देने वाले कौन है, तो आपको याद रखना है प्रकार्यवाद में, है ना, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इसमें याद क्या रखना है, एक अनौपचारिक संस्थापक है इसमें, ठीक है, प्रश्न बनेगा, और अनौपचारिक भी है और औपचारिक भी है, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा देखिए, प्रतिपादक कौन है, अगर यहां पर देख पाएंगे तो यहाँ पर विलियम जेम्स, ठीक है, एक नाम है इस पे विलियम जेम्स, और एक किस तरीके के प्रतिपादक है, तो यहाँ पर अनौपचारिक संस्थापक है। अनौपचारिक संस्थापक अगर प्रश्न बनता है कैसे बनेगा ये भी बता दूं कि प्रकार्यवाद के अनौपचारिक संस्थापक हैं, 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, है ना, जैसे मैकडूगल हो गया, थर्नडाइक हो गया, या फिर जॉन डेवी हो गए, और क्या हो जाएंगे, विलियम जेम्स हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऑप्शन में रहेगा। तो ये प्रश्न डायरेक्ट उठ करके यही आएगा कि प्रकार्यवाद के अनौपचारिक संस्थापक हैं, तो इसका आपको याद रखना इसमें कौन है, अनौपचारिक अगर पूछा है तो उसमें केवल और केवल विलियम जेम्स ही आएंगे, ठीक है ना, कौन आएंगे, विलियम जेम्स। और अगर प्रतिपादक में पूछेगा औपचारिक संस्थापक कौन कौन हुए थे, औपचारिक संस्थापक कौन कौन है, तब आपको 3 नाम याद रखना है, कौन कौन सा नाम है, तो जॉन डीवी, J.R. एंजिल, H.A. कर्क और थर्नडाइक, ये जो 3 नाम है आपको, सॉरी 4 नाम है, जॉन डीवी, J.R. एंजिल, ठीक है, H.A. कर्क, और तीसरा क्या है, थर्नडाइक। तो मोस्टली हम क्या है कि थर्नडाइक और जॉन डीवी को हम मतलब हमारे माइंड पे रहता है नाम, है ना। अगर इससे प्रश्न बनेगा तो आपको इन नामों को विशेष ध्यान में रखना है, किसको, J.R. एंजिल को और H.A. कर्क को, इस नाम को आपको याद रखना है। अगर इससे प्रश्न बनेगा तो जेवी जो जॉन डीवी है और थर्नडाइक है, ये मोस्टली पॉपुलर व्यक्ति हैं, और इनको लगभग अगर आप अपना डीएड हो या बीएड हो उसमें आपने इनका नाम जरूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो दो नाम है ये मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये उतना ज्यादा पॉपुलर थे नहीं, है ना, पॉपुलर नहीं है, और ये कभी कभी मतलब कि देखने के लिए मिलता है किताबों में, मतलब बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। तो इन दोनों से तो प्रश्न बन चुका है ना। तो अब आने वाला टाइम पे ऐसा भी एग्जाम टफ होने की पूरी संभावना है, तो ये 2 नाम को आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। किसमें, औपचारिक संस्थापक में। जैसे प्रश्न डायरेक्ट बनेगा कि प्रकार्यवाद के औपचारिक संस्थापक है ना, तो मोस्टली इन तीनों में से, चारों में से कोई ना कोई एक नाम रहेगा और 3 अलग नाम रहेगा, आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। और इन्होंने किस पर मतलब जोर दिया है ना, तो मतलब प्रकार्यवाद या कार्यवाद का ये चीजें जो है ये किस पर बल दिया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, चेतना की उपयोगिता, है ना, चेतना की उपयोगिता के अध्ययन पर इन्होंने मतलब सबसे ज्यादा बल दिया है, या फिर कह लीजिए जोर दिया है। हमने पिछले स्लाइड में देखा था, है ना, ये जो संरचनावाद में है ना, तो संरचनावाद में इन्होंने विषय वस्तु किसको माना था, चेतना को, ठीक है। तो चेतना भी मुख्य 3 प्रकार में दिया था, संवेदना, भाव और प्रतीक में। तो इसी चेतना के ऊपर जो है प्रकार्यवाद क्या करता है, अध्ययन पर बल देता है। उस जो आगे हम चेतना देखे थे उसी चेतना पर ये क्या बोलना चाहिए इसको, प्रकार्यवाद कह लीजिए या कार्यवाद, ये उसी चेतना पर उसकी उपयोगिता के मतलब ऊपर चेतना पर क्या है कि वो अध्ययन के लिए बल देता है, ठीक है ना। मतलब चेतना की उपयोगिता के अध्ययन पर ये सबसे ज्यादा बल देने वाले हैं। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि चेतना की उपयोगिता के अध्ययन पर बल देने वाला संप्रदाय कौन सा है, ठीक है। यहाँ से ये डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि चेतना की उपयोगिता के अध्ययन पर जो बल देने वाला संप्रदाय कौन सा है, तो हमें
याद रहेगा तभी हम बता पाएंगे कि प्रकार्यवाद है या फिर कार्यवाद है। ठीक है ना, इसमें इतना ही आपको याद रखना है, मतलब प्रकार्यवाद में जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले टाइम पे, बाकी तो आपको सारा कुछ बुक वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगा, और भी सारे यूट्यूब चैनल में अगर आप स्टडी करते हैं तो वहां भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है हमारा व्यवहारवाद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो मनोविज्ञान है ना, वो व्यवहार का ही एक अध्ययन है। हमने पहले पढ़ा था पहली वाली क्लास में कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपने आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया, अब व्यवहार बाकी है। ठीक है, और एक कथन किसका था? तो एक कथन किसका है? वुडवर्थ जी का। ठीक है ना, आपको याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है वो। तो ये जो व्यवहारवाद है, इसीलिए अब आपको इसमें ध्यान में क्या रखना है। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया था कि हम किन किन टॉपिकों पर बात करेंगे। तो व्यवहारवाद का सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब, अगर आप सीरियस हैं एग्जाम को लेकर के, तो आपको ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी याद, है ना। उसको जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, नोट बनाए हैं उसको पलटेंगे डेली, तो आपको धीरे धीरे वो चीज रिमाइंड होते होते मतलब कंठस्थ टाइप में हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे हम देखेंगे व्यवहारवाद का प्रतिपादक कौन है। तो व्यवहारवाद का प्रतिपादक आपको याद रखना है, एक नाम जेबी वाटसन। ठीक है, वही जेबी वाटसन है ये जो कहते हैं कि आप मुझे मतलब जो भी बालक दे दीजिए, है ना, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर, वकील, चोर, डाकू, है ना। ये इन्हीं का कथन है और इम्पोर्टेंट कथन है, आपको याद रखना है। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मैं आगे बताऊंगा इसको। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, मुझे जो कुछ दे दो। अगर ये शब्द आ जाए, यहां पर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, यहां पर एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, बालक। ठीक है, अगर ये कथन आता है तो ये डायरेक्ट किसका कथन है? तो जेबी वाटसन जी का है। ठीक है ना, ठीक है साथियों, आगे हम देखेंगे। और व्यवहारवाद के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु, हमने पहले भी देखा था विषय वस्तु, है ना। विषय वस्तु मानव का व्यवहार है। जहां व्यवहार आ गया, विषय वस्तु किसको माना है? जेबी वाटसन ने, तो व्यवहार को माना है। और व्यवहार का प्रतिपादन ही किसने किया है? जेबी वाटसन ने किया है। अगर ये चीज आपको विषय वस्तु अगर मानव वाला आ गया, मानव का व्यवहार आ गया, तो ये कथन को देने वाले कौन थे? तो जेबी वाटसन थे। ठीक है, याद रहेगा। और ये जो ये कथन इनका इंपॉर्टेंट है कि जेबी वाटसन जी का कहना है कि मुझे आप छोटे बच्चे, है ना, दे दो तो मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ भी दे दो, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि बालक को, छोटे बालक को आप मुझे दे दो, है ना, तो मैं उससे जो चाहे वो बना सकता हूँ। जैसे उसको अगर इंजीनियर बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, टीचर बनाना हो, मतलब चोर बनाना हो, डाकू बनाना हो। ठीक है, तो उनके ये जो कथन है बेहद इंपॉर्टेंट कथन है साथियों। आपको यहाँ से इस ट्रिक को बस याद रखना, मुझे जो कुछ दे दो। ठीक है, जैसे एक होता है ना कि अगर कोई आपको देने वाला हो और अगर आपसे अगर कोई पूछे, है ना, जैसे बहुत सारा अगर मिठाई है तो बच्चा अगर बोलेगा, अगर आप बच्चे के पास अगर मिठाई लेकर जाओगे, है ना, या फिर एक डब्बा रखे हो, ठीक है, उसमें एक तो अगर आप पूछोगे कि मतलब कितना चाहिए, तो ये नहीं बोलेगा मेरे को 2 चाहिए, 3 चाहिए, बच्चा सबको ले लेगा, है ना। मतलब जितने आपके हाथ में जितना जो भी मिठाई है, जो भी सामान है, बच्चा उसको पूरा ले लेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको लिखा हूं, मुझे जो कुछ दे दो, है ना, वो बच्चे के ऊपर है कि अगर बच्चा जो कुछ भी बनना चाहता है ना, मैं उससे जो चाहे वो बना सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट कथन है। किसका कथन है? तो जेबी वाटसन का कथन है। आपको इतना चीज याद रखना है। और इसमें जो इनका जो इंपॉर्टेंट है विधि, ठीक है, अब जो है व्यवहारवाद में जो मेन विधियां दी गई है, तो प्रमुख विधि है ये कौन सा? आपको याद रखना, पहला निरीक्षण विधि। ठीक है, निरीक्षण विधि वही निरीक्षण विधि है जिसमें निरीक्षण करने की बात कही गई है ना। अनुबंधन जेबी वाटसन व्यवहारवाद में ही प्रमुख विधि दिया है ना। परीक्षण, और अगला क्या है? शाब्दिक रिपोर्ट।
आपको निरीक्षण विधि, अनुबंधन विधि और परीक्षण विधि मिल जाएगा। आपको शाब्दिक रिपोर्ट बहुत ही कम जगह पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और यही मतलब आपको ध्यान में रखना है। निरीक्षण विधि, अनुबंधन विधि और परीक्षण विधि आपको नॉर्मली याद में रहेगा, लेकिन आपको मोस्ट किस पर फोकस करना है, तो ये शाब्दिक रिपोर्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, और प्रश्न इससे बनने का उम्मीद है आगे, ठीक है साथियों। व्यवहारवाद में केवल आपको इतना ही ध्यान में रखना है ना। आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा गेस्टाल्टवाद, ठीक है। गेस्टाल्टवाद जो है ये क्या कहता है, इसमें आपको क्या याद रखना है, वही है हमारा नियम। हम इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, तो प्रतिपादक देखते हैं। अब इस जो गेस्टाल्टवाद है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो संप्रदाय है इसमें जिन जिन मनोवैज्ञानिक ने इसको दिया था, है ना, प्रतिपादक बने, वो तीनों नाम बेहद इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए इस नाम को हमें याद रखना पड़ता है। पहला है मैक्स वर्दीमर, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। कोफ्का, ये भी इंपॉर्टेंट है, और कोहलर, ये तीन नाम आपको किसके प्रतिपादक हैं, तो आपको याद रखना है गेस्टाल्टवाद का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तीनों नाम, प्रतिपादक में तीनों नाम आने की पूरी संभावना है ना, गेस्टाल्टवाद की अगर बात करेंगे तो। अब बल इन्होंने देखिएगा तो ये जो गेस्टाल्टवाद है किस पर ज्यादा जोर देता है, ठीक है। गेस्टाल्टवाद जो है ये सबसे ज्यादा जोर जो दे रहा है वो किस पर दे रहा है, तो आपको याद रखना है बस एक दो लाइन में, ज्यादा नहीं। ये किस पर बल देता है, तो मानसिक प्रक्रिया के संगठन पर बल देता है। पहला एक और है, ठीक है, किस पर देता है, तो मानसिक प्रक्रिया के संगठन पर सबसे ज्यादा बल देता है ना। और एक चीज आपको याद रखना है, इसमें से एक प्रश्न और जो बनने की ज्यादा उम्मीद है, क्या बन सकता है, तो गेस्टाल्टवाद यह एक जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और जिसका अर्थ क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पर गेस्टाल्टवाद का, तो पूर्णाकार, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा जिस पर ज्यादा बल दिया है, तो पूर्ण से अंश की ओर, है ना, पूर्ण से अंश की ओर, जैसे बहुत सारी जो है जब हम पढ़ेंगे उसमें, तो आगे मैं जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे बताते जाऊंगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूर्ण से अंश की ओर पर बल देता है। ये किसका है ये, तो आपको याद रखना है गेस्टाल्टवाद का है, ठीक है। साथियों अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, है ना। और पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे हमारा आ जाता है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है सब, है ना। आपको इसीलिए मैं ज्यादा थ्योरिकल नहीं बता रहा हूं और एक एक दो लाइन में इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको याद रहे वो सारी चीजें, ठीक है। ताकि आप अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम पे अगर ऐसा कुछ प्रश्न बनता है तो आप अपना नंबर अच्छे से ला सकें सीडीपी में, है ना। आपको पता होगा जहां किसी भी शिक्षक भर्ती या फिर टेट एग्जामों में क्या होता है, बाल विकास का वेटेज जो होता है 30 नंबर का होता है, जिसमें से 15 नंबर जो होता है शिक्षण शास्त्र के रहते हैं और 15 नंबर जो रहता है थ्योरिकल से होते हैं, है ना। तो प्रयास करेंगे कि हम अपने इस सीरीज में पूरा बाल विकास को पूरा कवर करेंगे। और अगर आप मैं आशा करता हूं अगर कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, है ना, तो उस तैयारी से आपका अच्छा नंबर आ पाए, ठीक है। अगला देखते हैं मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादक कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है का एक ही नाम है इसमें, सिगमंड फ्राइड, ठीक है। आपको याद रखना है क्या है इसमें, सिगमंड फ्राइड जो है मनोविश्लेषणवाद के क्या है, प्रतिपादक है कह लीजिए, संस्थापक है या देने वाले हैं, है ना। तो मनोविश्लेषणवाद में जो है सबसे ज्यादा जोर या फिर बल कह सकते हो किस पर दिया गया है, तो अचेतन मन पर सर्वाधिक बल दिया गया है, ठीक है। अचेतन मन पर मनोविश्लेषण मतलब वाद जो है सबसे अधिक किस मन पर हम कह सकते हैं कि अधिक जोर देता है, तो आपको याद रखना है क्या जो है क्वेश्चन बन सकता है इसे अचेतन मन से, ठीक है। अब जो मन है आपने पढ़ा होगा जो कहना चाहिए चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो अचेतन मन ही एक ऐसा है जो मनोविश्लेषण वाद में सबसे ज्यादा इसको प्रमुख माना गया है ना। यहाँ पर लिख दिया हूं मैं, जो ये चेतन मन, अचेतन मन, है ना, और सॉरी अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो जो अचेतन मन है, इसी अचेतन मन की बात कहा गया है
कि सिगमंड फ्राइड जो है सबसे ज्यादा किस मन के ऊपर जोर दिए हैं मनोविश्लेषणवाद के अनुसार, तो अचेतन मन, आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला है हमारा छठा नंबर परियोजनावाद या फिर प्रेरकी संप्रदाय। ठीक है, आपको याद रखना है, ये नाम ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें जो है ज्यादा कंफ्यूज टाइप में लगता है, प्रेरकी संप्रदाय, है ना। परियोजनावाद आपको इजी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर ये नाम आ गया आपको, ये नाम आपको याद रखना है प्रेरकी संप्रदाय, तो ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने वाला हिंदी में इसका नाम है ना। तो इसका हम देखेंगे तो प्रतिपादक कौन है इसका, तो प्रतिपादन करने वाले कौन है, तो विलियम मैकडूगल है। ठीक है, आपको याद रखना नाम विलियम मैकडूगल। विलियम से ना बहुत सारे जो है मनोवैज्ञानिक के नाम है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना, इसमें याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो अगर बल की बात करें तो ये किस पर बल देता है, तो प्रेरकों को महत्वपूर्ण माना है। इसका नाम ही है प्रेरकीय संप्रदाय। ठीक है, तो प्रेरकीय संप्रदाय अगर आप इस नाम को याद रखोगे तो ये वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले में, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनने की ज्यादा उम्मीदें अब देखा जा रहा है ऐसे एग्जामों में। इस मतलब एकदम डीपली और मतलब कठिन टाइप में प्रश्न पूछ रहा है ना, सीटेट जैसे एग्जामों में। याद रहेगा ये बल किस पर देता है, प्रेरकीय संप्रदाय सबसे ज्यादा बल किस पर दिया है, तो प्रेरकों को महत्वपूर्ण माना है इन्होंने, है ना। अगला संप्रदाय जो है साहचर्यवाद। तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं। तो इसका प्रतिपादक कौन है ना, तो इसका प्रतिपादन कौन करने वाले हैं, तो जॉन लॉक करने वाले हैं, है ना। जॉन लॉक ने साहचर्यवाद का प्रतिपादन किया है या देने वाले हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, आगे है नहीं। आज के इस क्लास में इतना ही साथियों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार परिवारों के साथ जो तैयारी करते हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या सीटेट से रिलेटेड, सीजीटेट से रिलेटेड, एमपी टेट से रिलेटेड, या किसी भी स्टेट टेट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को उन तक जरूर पहुँचाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।